Finally, today we are going to discuss the pure rotational Raman spectrum. We will see how these pure Raman spectrum arise from the molecule by the theory of quantum mechanics. So, to know the idea of pure rotational Raman spectrum, first of all, we should know these pure Raman rotational spectra are arised due to the molecular transition between two rotational energy levels. But those two rotational energy levels between which the molecular transition will take place to give rise to the pure rotational Raman spectrum must have the same vibrational levels. So you can see this figure that we have considered two rotational energy levels of a molecule, and you know the quantum number J is used to represent a rotational energy state. So I have considered here two rotational energy states. The lower rotational energy state is characterized by the quantum number J double prime, and the higher energy level is represented by the quantum number J prime. It means the quantum number J prime is greater than J double prime. ध्यान रखना है कि ये जो दोनों एनर्जी लेवल है, इस दोनों के का वाइब्रेशनल स्टेट मॉलिक्यूल का इस दोनों एनर्जी लेवल में सेम है, लेकिन जो उसका रोटेशनल स्टेट है वह डिफरेंट है। जे एक्चुअली रोटेशनल क्वांटम नंबर कहलाता है, जैसे आप प्योर रोटेशनल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए अब अगर मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन इस जे प्राइम से जे डबल प्राइम पर होता है या जे डबल प्राइम से जे प्राइम पर, तो ऐसी स्थिति में आपको प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या किसी भी दो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन अलाउड है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रांजिशन पॉसिबल होता है दैट इज डिसाइडेड बाय ए पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल, एंड दैट सिलेक्शन रूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन ट्रांजिशन अलाउड होगा और कौन नहीं अलाउड होगा, वह एक पर्टिकुलर रूल से गवर्न होता है, जिसको आप सिलेक्शन रूल कहते हैं। हमने इस लेक्चर में एक्चुअली उस रिगरस क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट को नहीं कंसिडर किया, बल्कि उस ट्रांजिशन लॉ से जो सिलेक्शन रूल आता है हमने उसको डायरेक्ट मेंशन किया है यहाँ पर। देखिए, इनफैक्ट किसी भी दो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है, बल्कि तीन कंडीशंस होगा या तीन सिचुएशंस है जो कि अलाउड ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लीजिए कि जे और जो दो एनर्जी लेवल है जिसके बीच आप मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन की बात करते हैं, अगर उस दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है दैट इज जे प्राइम और जे डबल प्राइम, अगर इस दोनों का डिफरेंस 2 के बराबर होता है, दोनों का डिफरेंस 2 के बराबर, तो वह ट्रांजिशन अलाउड है, वह ट्रांजिशन होगा। लेकिन अगर यह जे प्राइम और जे डबल प्राइम का डिफरेंस 2 के बराबर नहीं है और साथ ही साथ 0 के भी बराबर नहीं है, तो वैसा ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा, उसको नॉन अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स से यह पाया जाता है कि फॉर अलाउड ट्रांजिशन जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम, जिसको आप डेल्टा जे सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आइदर 0 और +2 और -2। बात समझ में आ रही है कि अगर चेंज इन जे दैट इज रोटेशनल क्वांटम नंबर का चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, अगर वह 0 होता, मतलब कोई चेंज नहीं होता रोटेशनल क्वांटम नंबर में, तो वह ट्रांजिशन अलाउड होगा। अगर यह चेंज +2 के बराबर है तब भी अलाउड है।
अगर यह -2 के बराबर है तब भी अलाउड है। लेकिन अगर इस 3 वैल्यू के अलावा डेल्टा जे का कोई अलग वैल्यू आप लिखते हैं तो दोज आर एक्चुअली नॉन अलाउड ट्रांजिशन। बात समझ आ रही है? अब देखिए, अब ये जो 3 तरह का ट्रांजिशन है, एक्चुअली इससे 3 तरह का स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। कब क्या मिलेगा, इस बात को हम लोग अब डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप कहते हैं कि जे प्राइम इज इक्वल टू जे डबल प्राइम, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन एक एनर्जी लेवल से दूसरे पर हुआ ही नहीं, बल्कि मॉलिक्यूल हमारा लाइट के साथ इंटरेक्शन के बाद भी अपने सेम ही रोटेशनल एनर्जी लेवल में रह जाता है। तो वैसी स्थिति में डेल्टा जे का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और इस कंडीशन में जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड रेले लाइन। जब मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन फ्रॉम वन रोटेशनल एनर्जी लेवल टू अनदर होगा ही नहीं, लाइट से इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल का, लेकिन वह मॉलिक्यूल न तो एनर्जी लाइट से गेन करता है, न ही उस लाइट को एनर्जी देता है। इसलिए जो स्कैटर्ड लाइट होता है उसका वही फ्रीक्वेंसी, वही वेवलेंथ, वही वेव नंबर होता है जो कि इंसिडेंट लाइन का होता है। एंड सच ए स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड रेले लाइन। ओके, लेकिन यह भी पॉसिबल है सिलेक्शन रूल के हिसाब से कि जे प्राइम इज इक्वल टू जे डबल प्राइम प्लस 2। तब ना आप कहते हैं कि जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम इक्वल टू +2। तो ये जो ट्रांजिशन है, जब आप कहते हैं कि चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर 2 होगा, ऐसी स्थिति में जो ट्रांजिशन होता है वह J+2 से जे स्टेट से J+2 स्टेट पर होगा। नहीं, जे से किस पर होगा, जैसे अगर इस रोटेशनल लेवल का क्वांटम नंबर जे है और इसका क्वांटम नंबर J+2 है, और ट्रांजिशन तुम लेते हो जे से J+2 पर, तो J+2 और माइनस जे दैट विल बी +2। ये अलाउड है। एक्चुअली इस ट्रांजिशन से जो रोटेशनल रमन लाइन मिलता है दैट इज कॉल्ड स्टोक्स रोटेशनल स्टोक्स रमन लाइन्स। ओके, ठीक उसी तरह से अगर ठीक इसका कन्वर्स ऐसा हो जाए कि J+2 लेवल से ही मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन जे लेवल पर होता हो, तो तब अगर चेंज इन जे निकालोगे तो जे में से सब्ट्रैक्ट करना होगा J+2 को, एंड दैट विल बी इक्वल टू -2। और सिलेक्शन रूल के हिसाब से ये ट्रांजिशन भी अलाउड है। एक्चुअली यह जो ट्रांजिशन है जिसके लिए डेल्टा J -2 है, कहने का अर्थ ये है कि ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम J+2 टू J। these transitions actually give rise to anti-Stokes Ramons lines। एंटी-स्टोक्स रमन्स लाइन्स। इसका मतलब है कि स्कैटर्ड लाइट के स्पेक्ट्रम में 3 तरह का स्पेक्ट्रल लाइन प्रेजेंट है। जो अनमोडिफाइड लाइन है जिसका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ओरिजिनल इंसिडेंट लाइट के ही फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की इक्वल है, दैट इज कॉल्ड रेले लाइन। जिसका वेवलेंथ आप देखेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी लेस हो जाएगा उससे उसको हम लोग रोटेशनल स्टोक्स रमन लाइन बोलेंगे, और जिसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगा पेरेंट लाइन से उसको एंटी स्टोक्स। लेकिन कैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा क्या, ये हम लोग अब समझ सकते हैं। इस बात को इजीली समझा जा सकता है। ठीक है, देखिए, जब आपने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा पहले पढ़ा था इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में, तो आपने देखा था कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है, हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, उसमें भी एप्रिसिएबल नंबर हमारे मॉलिक्यूल का रहता है इवन एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर। बल्कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ग्राउंड स्टेट से अधिक संभावना मॉलिक्यूल का ना हायर एनर्जी स्टेट में ही रहने का होता है। जबकि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के केस में आपने क्या पढ़ा
कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जब पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट सारा का सारा मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। जो हायर एनर्जी स्टेट्स है, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स, उसमें मॉलिक्यूल के पाए जाने का संभावना ऑलमोस्ट नील होता है। लेकिन ठीक उसका अपोजिट इस केस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में, वह एप्रिसिएबल होता है। इसलिए यहाँ मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन केवल ग्राउंड लेवल से ही हायर एनर्जी लेवल पर नहीं होगा, बल्कि हायर लेवल से भी ग्राउंड लेवल पर होगा और हायर लेवल टू हायर लेवल भी होगा। ठीक है। और इस तरह से जो स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन मिलेगा उसका एक सफिशिएंट नंबर होगा, सफिशिएंट संख्या होगा, और इसलिए उसका भी एक एप्रिसिएबल इंटेंसिटी होगा। जैसे आप इस फिगर को ज़रा ध्यान से देखिए, हमने यहाँ कुछ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स दिखाया है इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से। दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है। और यहाँ जो जे लिखा है, दिस इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर, और इस रोटेशनल क्वांटम नंबर का वैल्यूज राइट साइड में लिखा हुआ है। एंड these rotational lines these rotational levels are designated by the quantum number j having value 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. अब ध्यान से देखो, अभी आपने क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन पॉसिबल है कि जे लेवल से होता हो किस पर, J+2 पर, J+2। तो अगर हम J का वैल्यू 0 ले लें तो J+2 का वैल्यू 0+2 2 हो जाएगा। तो देखो जो पहला ट्रांजिशन हमने दिखाया है वह J=0 से J=2 पर दिखाया है। ठीक है। दिस ट्रांजिशन इज अलाउड। इस ट्रांजिशन से एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा जो एक्चुअली स्टोक्स लाइन है। ठीक है। फिर उसी तरह से देखिए, अगर हम J का वैल्यू 1 ले लें तो J+2 1+2 दैट इज 3 हो जाएगा। तो दूसरा जो ट्रांजिशन दिखाया है वह क्या दिखाया कि 1 से मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन J=3 लेवल पर हो रहा है। इससे फिर दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर आप J का वैल्यू 2 ले लेते हैं, J का वैल्यू 2, तो J का वैल्यू 2 ले लिया तो J+2 हो जाएगा, 2+2 4। तो आप देखिए कि तीसरा ट्रांजिशन दिखाया है कि J=2 से J=4 लेवल पर। इस तरह से आपको जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रहा है, दीज आर कॉल्ड रोटेशनल रमन स्टोक्स लाइन। दीज आर रोटेशनल रमन स्टोक्स लाइन। ठीक है। फिर आपने देखा था कि ट्रांजिशन जो J+2 से J पर होता है दैट इज आल्सो अलाउड। अब इस केस में अगर सपोज कर लो कि हम J का वैल्यू सोचें कि 0 लेते हैं, J का वैल्यू 0 माने 0 लेवल पर ट्रांजिशन एंड करना है, तो ऐसी स्थिति में J+2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। इट मीन्स द ट्रांजिशन विल टेक प्लेस फ्रॉम J=2 टू J=0। उससे फिर एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ हमने जो फर्स्ट ट्रांजिशन दिखाया है वह J=2 से J=0 पर दिखाया है। फिर मान लो कि तुम J का वैल्यू 1 कंसीडर करते हो तो J+2 3 हो जाएगा। तो अनदर ट्रांजिशन विच विल बी पॉसिबल इज फ्रॉम J=3 एनर्जी लेवल टू J=1। तो जो इस दूसरे लाइन को आप देखिए, ठीक इसी तरह से J=4 टू J=2, J=5 टू J=3 and J=6 to J=4। These transitions are allowed transitions। अब ये दूसरा लाइन बन गया, इसलिए तो ऐसा नहीं समझना कि दो लाइन है, ये हमने अभी पेन चला रहे हैं उसके कारण से बन रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा है एक्चुअली दीज आर कॉल्ड रोटेशनल एंटी स्टोक्स लाइन्स या रोटेशनल एंटी स्टोक्स रमन लाइन्स कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्शन रूल के हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो हमारे स्कैटर्ड लाइट के स्पेक्ट्रम में
तीन तरह का स्पेक्ट्रल लाइन प्रेजेंट है। एक अनमोडिफाइड, जहां मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन फ्रॉम वन रोटेशनल एनर्जी स्टेट टू अनदर होता ही नहीं है, और दूसरा स्टोक्स लाइन्स, और फिर तीसरा एंटी स्टोक्स लाइन। अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो स्टोक्स लाइन्स और एंटी स्टोक्स लाइन मिलेगा, इसका वेव नंबर क्या होगा, इसको जानना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको पिछले लेक्चर को दिमाग में लाना होगा, याद करना होगा। जब आप प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़े थे, तो वैसी स्थिति में जो हम लोगों को स्पेक्ट्रल लाइन मिलता था, उसका वेव नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते थे। तो ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा था जब रोटेशनल स्पेक्ट्रम, तो उस केस में हम लोग पढ़े थे कि अगर दो एनर्जी लेवल लेते हैं जिसका टर्म वैल्यू एक का लिखेंगे एफ ऑफ जे प्लस टू। एफ ऑफ जे प्लस टू क्या है? एफ रिप्रेजेंट द टर्म वैल्यू। टर्म वैल्यू मीन्स एनर्जी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ वेव नंबर। और दूसरा जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है, उसका टर्म वैल्यू मान लेते हैं एफ ऑफ जे। ठीक है, उस केस में कोई पेरेंट लाइन जैसी बात नहीं थी, इसीलिए इसी दोनों के बीच आप ट्रांजिशन कंसीडर करते थे नहीं। लेकिन अभी क्या है कि एक तो हमारा पेरेंट लाइन है जिसका फ्रीक्वेंसी अनमोडिफाइड है, तो उस पेरेंट लाइन के फ्रीक्वेंसी से कितना फ्रीक्वेंसी अधिक होगा या कम होगा हमारे रमन लाइन का, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप रमन लाइन का वेव नंबर जानना चाहते हैं, तो या तो पेरेंट लाइन के वेव नंबर में ऐड करना होगा उस डिफरेंस को, या पेरेंट लाइन के वेव नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होगा उसको। मतलब जो पेरेंट, ये जो बड़ा लाइन हमने यहाँ दिखाया, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट द रेले लाइन। रेले लाइन से कितना वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी अधिक है एंटी स्टोक्स लाइन का, और कितना कम है स्टोक्स लाइन का। ठीक है, अगर उसको हम ऐड कर दें पेरेंट लाइन के फ्रीक्वेंसी में, तो किसी स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन का फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर मालूम हो जाएगा। इसलिए अगर आप रमन, जो रोटेशनल रमन लाइन्स है, उसको हम, उसके वेव नंबर को हमने सिंबॉलिकली लिखा न्यू बार आर रमन। इट मीन्स दिस इज वेव नंबर ऑफ द रमन लाइन, और व्हिच रमन लाइन? तो रोटेशनल रमन लाइन। लेकिन रोटेशनल रमन लाइन तो दो है, एक स्टोक्स भी है, दूसरा एंटी स्टोक्स भी है। स्टोक्स लाइन का वेव नंबर जानने के लिए क्या करना होगा? पेरेंट लाइन के वेव नंबर में सबसे सब्ट्रैक्ट करना होगा जितना यह डिफरेंस होगा उसको। ओके, तो देखो न्यू बार रेले लाइन का, दैट इज पेरेंट लाइन का वेव नंबर है। इसमें अगर हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें चेंज इन वेव नंबर जो हो है, या जो डिफरेंस है वेव नंबर का उसको, तो वह डिफरेंस कितना के बराबर? तो वही याद करो, रोटेशनल स्पेक्ट्रम का जो ट्रांजिशन रूल के हिसाब से एलॉट ट्रांजिशन होता है। तो अभी आपने देखा कि ये ट्रांजिशन एलॉट होगा उस लेवल से जिसके लिए टर्म वैल्यू है एफ ऑफ जे प्लस टू एफ ऑफ जे, और एफ ऑफ जे से भी एफ ऑफ जे प्लस टू पर होगा, दोनों ही पॉसिबल होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस लिख लिया। जब माइनस लिखोगे तो एफ ऑफ जे में से एफ ऑफ जे प्लस टू सब्ट्रैक्टेड होगा, अब प्लस लिखोगे तो एफ ऑफ जे प्लस टू से एफ ऑफ जे सब्ट्रैक्टेड होगा, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन फिर आप याद कीजिए पिछले लेक्चर को, ये जो टर्म वैल्यू है रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए एफ ऑफ जे, दैट इज इक्वल टू बी इंटू जे प्लस वन। ध्यान दीजिए, बी को आप कहते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, नहीं याद आ रहा है कि ये जो एफ ऑफ जे है, दिस इज इक्वल टू बी इंटू जे प्लस वन, वेयर जे इज रोटेशनल क्वांटम नंबर एंड बी इज रोटेशनल कांस्टेंट। तो ठीक उसी तरह से अगर कहें कि एफ ऑफ जे प्लस टू क्या होगा, तो जे को रिप्लेस करना होगा जे प्लस टू से। तो जहाँ जे है वहाँ लिख दिया जे प्लस टू। ओके, एंड देन जे प्लस वन, तो जे प्लस टू प्लस वन, तो जे प्लस टू प्लस वन दैट विल बी जे प्लस थ्री। सो द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जे प्लस टू विल बी इंटू जे प्लस टू इंटू जे प्लस थ्री,
एंड माइनस b इंटू जे प्लस 1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर जो दो टर्म है दोनों में b प्रेजेंट है, सो यू कैन टेक दिस b एज ए कॉमन फैक्टर, तो कॉमन ले लिया। सो योर रिजल्ट विल बी न्यू बार प्लस माइनस b टाइम्स, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, j प्लस 2 और j प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आएगा, दिस विल बी जे स्क्वायर प्लस 3j प्लस 2j प्लस 6 एंड माइनस j को j प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस जे स्क्वायर माइनस j। अब देखिए, सो दिस 3j प्लस 2j 5j माइनस j दैट विल बी 4j, और आपका यह जो j स्क्वायर और j स्क्वायर है दैट विल कैंसिल आउट। सो योर रिजल्ट इज न्यू बार प्लस माइनस b टाइम्स 4j प्लस 6, 4j प्लस 6। अब इस 4j प्लस 6 से अगर 4 को हम कॉमन ले लें तो रोटेशनल रमन लाइंस का जो वेव नंबर्स होगा व्हाट विल बी दोज विल बी न्यू बार प्लस माइनस 4b इंटू जे प्लस 3/2। अब इससे जो डिफरेंट ऑर्डर का रोटेशनल रमन लाइंस होगा उसका वेव नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ जो न्यू बार है दिस इज एक्चुअली द वेव नंबर ऑफ द पेरेंट लाइन। तो पेरेंट लाइन से कितना अधिक या कितना कम होगा वेव नंबर स्टोक्स और एंटी स्टोक्स रमन लाइन का, ये अब आप इसमें जे का डिफरेंट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम माइनस साइन कंसीडर करते हैं रोटेशनल रमन लाइन का वेव नंबर जानने के लिए, इसका मतलब पेरेंट लाइन से लेस है वेव नंबर हमारे रोटेशनल रमन लाइन का, तो आप वैसे लाइन को क्या कहते हैं, जिसका वेव नंबर पेरेंट लाइन के वेव नंबर से कम होगा, दैट इज कॉल्ड स्टोक्स लाइन। तो इसका मतलब अगर तुम स्टोक्स रमन लाइन रोटेशनल रमन लाइन की बात करते हो तो उसका वेव नंबर न्यू बार आर रमन दिस विल बी न्यू बार माइनस 4b इंटू जे प्लस 3/2। ओके, अब j का डिफरेंट वैल्यू रखना होगा। j आप जानते हैं कि दिस j इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरह से j का डिफरेंट वैल्यू रख करके अब आप सारे स्टोक्स रमन लाइन का वेव नंबर क्या होगा बता सकते हैं। देखिए, जब j का वैल्यू आप 0 रखेंगे, ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट स्टोक्स लाइन मिलेगा उसका वेव नंबर होगा न्यू बार माइनस 6b। ओके, फिर 1 रखोगे, उसमें पुट करके देख सकते हो, दैट विल बी न्यू बार माइनस 10b, फिर होगा न्यू बार माइनस 14b एंड सो ऑन। ठीक है, जो आप यहाँ पर देखिए कि जो पहला रमन लाइन है स्टोक्स रमन लाइन, उसका वेव नंबर है न्यू बार माइनस 6b। इसका मतलब ये पेरेंट लाइन, फिगर को देखो, पेरेंट लाइन और ये फर्स्ट स्टोक्स लाइन, इस दोनों के वेव नंबर का डिफरेंस 6b है। लेकिन अब अगर हम दो सक्सेसिव स्टोक्स लाइन की बात करें, जैसे ये हमारा स्टोक्स लाइन है, ये हमारा स्टोक्स लाइन है, इसके वेव नंबर का डिफरेंस लेंगे तो आप देखेंगे कि न्यू बार माइनस 10b और न्यू बार माइनस 6b, इस दोनों का डिफरेंस लो, दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू 4b। इसलिए उसी तरह से अगर हम मान लीजिए कि यह स्टोक्स लाइन ले लें जिसका वेव नंबर है न्यू बार माइनस 10b, और फिर दूसरा स्टोक्स लाइन ले लें जिसका वेव नंबर है न्यू बार माइनस 14b, तो इस दोनों का डिफरेंस भी अगर आप लेते हैं तो दैट इज अगेन 4b। तो क्या कंक्लूजन मिला कि जो फर्स्ट स्टोक लाइन है उसका वेव नंबर पेरेंट लाइन के वेव नंबर से 6b लेस है, लेकिन दो जो सक्सेसिव स्टोक्स लाइन है उसके वेव नंबर का डिफरेंस 4b है। एक मार्क करने की बात है, ध्यान से सुनो, फिर हम अगेन रिपीट करते हैं कि द वेव नंबर डिफरेंस ऑफ द पेरेंट लाइन
and the first stroke line, that is equal to 6b, but the wave number difference of any two successive स्टोक्स लाइन इज 4b। आप ध्यान से देख रहे हैं। इस तरह से आपने देखा कि जो रमन स्टोक्स लाइन एराइज होगा उसका वेव नंबर क्या होगा, उसका वेव नंबर डिफरेंस क्या होगा फ्रॉम द पेरेंट लाइन, ये सब आपने समझ लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा वेव नंबर रमन लाइन का जानने का जनरल फॉर्मूला है, उसको देखो कि न्यू बार रमन इज इक्वल टू न्यू बार प्लस माइनस 4b टाइम्स जे प्लस 3/2। आपने अभी माइनस साइन लिया था, अब हम प्लस साइन लेने जा रहे हैं। जब प्लस साइन लेते हो इसका मतलब जो रमन लाइन्स मिलेगा उसका वेव नंबर पेरेंट लाइन के वेव नंबर से अधिक है। जब पेरेंट लाइन के वेव नंबर से ग्रेटर होगा वेव नंबर, तो आप वैसे स्पेक्ट्रल लाइन को क्या कहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एक्चुअली द रोटेशनल रमन एंटी स्टोक्स लाइन। ओके, सो फॉर द रोटेशनल एंटी स्टोक्स रमन लाइन्स द वेव नंबर न्यू बार आर रमन विल बी व्हाट, दैट विल बी न्यू बार अ प्लस 4b इंटू जे प्लस 3/2। ओके, फिर जे का वही वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगेन आप जे का डिफरेंट वैल्यू रखिए, क्या होगा, रिजल्ट पहले ही जैसा होगा, जहाँ भी आपने माइनस लिखा था वहाँ प्लस हो जाएगा, और क्या, और तो कोई फर्क नहीं है। सो द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट एंटी स्टोक लाइन दैट विल बी न्यू बार प्लस 6b, फिर सेकंड का निकालेंगे न्यू बार प्लस 10b, थर्ड का फाइंड आउट करेंगे न्यू बार प्लस 14b एंड सो ऑन। अगेन आप वही बात देखिए, जो पेरेंट लाइन है जिसका वेव नंबर है न्यू बार, और जो पहला एंटी स्टोक्स रमन लाइन है इसके वेव नंबर का डिफरेंस लेंगे तो 6b है। ओके, 6b है जैसा कि स्टोक्स लाइन में भी था। लेकिन अब हम इस दो सक्सेसिव एंटी स्टोक्स रमन लाइन के वेव नंबर का डिफरेंस लेंगे, तो न्यू बार प्लस 6b और न्यू बार प्लस 10b दोनों का डिफरेंस बोलो, डिफरेंस हो जाएगा 4b। तो आप देखिए फिगर में हमने दिखाया है कि ये जो दो सक्सेसिव एंटी स्टोक्स रमन लाइन है उसके वेव नंबर का डिफरेंस है 4b। फिर आप हायर ऑर्डर का भी लेंगे और दो सक्सेसिव लेंगे तो डिफरेंस 4b ही आएगा। ठीक है, तो ये एंटी स्टोक्स रमन लाइन का वेव नंबर आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, इस तरह से आप अगर देखें कि जो डिफरेंस है वह तो फिक्स है दोनों ही केस में, कि जो चाहे स्टोक्स लाइन हो चाहे एंटी स्टोक्स लाइन हो, दोनों केस में जो हमारा शिफ्ट है रमन लाइन कितना शिफ्टेड है वेवलेंथ में के मामले में किससे, या वेव नंबर के मामले में पेरेंट लाइन से, तो वह शिफ्ट आप देख रहे हैं कि अगर उसका वैल्यू देखें तो वह या तो -4b इंटू जे प्लस 3 है या प्लस 4b इंटू जे प्लस 3 है। वैल्यू बराबर है, साइन अपोजिट है, क्योंकि स्टोक्स लाइन वाला उसके लेफ्ट शिफ्टेड है तो एंटी स्टोक्स वाला उसके राइट शिफ्टेड है। इसलिए अगर मॉडुलस ले लें उस शिफ्ट का, डेल्टा न्यू बार मॉड ले लें आर रमन, तो दैट विल बी इक्वल टू 4b इंटू जे प्लस 3/2। फिर अगर आप जे का डिफरेंट वैल्यू रखें, जीरो से शुरुआत करो, जीरो रखोगे तो यह जो शिफ्ट आएगा वेव नंबर का दैट विल बी 6b। नहीं, इसका मतलब जो फर्स्ट रमन लाइन है चाहे स्टोक्स हो चाहे एंटी स्टोक्स, वह पेरेंट लाइन के दोनों तरफ सिचुएटेड है, और वो कितना वेव नंबर डिफरेंस पर, 6b एंड 6b पर। ये आप पहले भी देख चुके, ये हमने जस्ट एक तरह समझिए रिपीट किया है। ठीक है, फिर अगर दूसरे एंटी स्टोक्स और स्टोक्स लाइन की बात करें तो जे का वैल्यू 1 ले लेंगे, जे 1 लोगे तो डेल्टा न्यू बार का मॉडुलस 10b आएगा। इसी तरह से 14b, 18b एंड सो ऑन।
तो ये शिफ्ट भी आपने फाइंड आउट कर लिया कि पैरेंट लाइन से कितना वेव नंबर के मामले में शिफ्टेड है ये रमन लाइन्स, चाहे वो स्टोक्स लाइन हो चाहे एंटी स्टोक्स लाइन, बोथ आर सिचुएटेड सिमेट्रिकली इन बोथ साइड्स ऑफ द पैरेंट लाइन। तो फाइनली कंक्लूजन के तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम है इसमें आपने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले आप देखिए कि दोनों तरफ हम एक तो पेरेंट लाइन मिलता है जहां मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन होता ही नहीं है, और फिर जो अगर हम वहां पर रमन लाइंस की बात करें तो आपने देखा कि जो हमारा एक्साइटिंग लाइन है उसके दोनों तरफ इक्वल वेव नंबर सेपरेशन पर जो लाइन्स प्रेजेंट है स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन। सो आई हैव मेंशनड इट हियर, देयर आर इक्विडिस्टेंस लाइन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्साइटिंग लाइन। ठीक है, अब जो पहले वेव नंबर का शिफ्ट है आप उसको देखिए, पहले स्पेक्ट्रल लाइन के लिए वेव नंबर शिफ्ट चाहे स्टोक्स लाइन के लिए हो या एंटी स्टोक्स लाइन के लिए, वह आपने देखा कि 6 भी है, और फिर दो सक्सेसिव रमन लाइंस के बीच का वेव नंबर डिफरेंस लेते हैं या शिफ्ट लेते हैं, चाहे स्टोक्स लाइन का लें चाहे एंटी स्टोक्स लाइन का, तो वह देखा आपने 4 भी। ये सब आप जान चुके हैं, ये जस्ट एक समरी के तौर पर हमने फिर से इसको रिपीट कर दिया। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पढ़े थे, रोटेशनल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, तो वहाँ आपने पढ़ा था कि जो लाइन जो सेपरेटेड होता है उसके बीच का वेव नंबर सेपरेशन 4b नहीं बल्कि 2b होता है, ऐसा आपने पढ़ा था। ठीक है, जबकि रोटेशनल रमन लाइन की जब बात करते हैं तो दो सक्सेसिव रोटेशनल रमन लाइन के बीच का वेव नंबर शिफ्ट अभी आपने देखा कि 4b है, और जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पढ़े थे उस केस में पढ़े थे कि यह 2b है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस केस में सेम ही मॉलिक्यूल के लिए जो सेपरेशन है दो सक्सेसिव रमन लाइन के बीच वेव नंबर का, वह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के केस में जो सेपरेशन था 2b उसका जस्ट डबल है, जस्ट दोगुना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यू हैव अंडरस्टैंड द प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम, और ये बहुत ही आसान चीज़ है। आप इस वीडियो को देखिए और उसको अपने नोटबुक में नोट करिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा।